सेमी कंडक्टर का सकता है ना। तो a solid substance that has a conductivity between that of an insulator and that of most metals. Most of the metals है जिनकी कंडक्टिविटी कम हो और नॉन कंडक्टर से ज्यादा हो, ये हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब सेमी कंडक्टर को हम लोग थोड़ा समझने के लिए एनर्जी लेवल का सहारा ले लेते हैं। ठीक है ना, समझने की कोशिश करें तो ये कैसे इसको समझ सकते हैं, इस कंडक्टिविटी को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम एक आइसोलेटेड एटम लें तो उसकी एनर्जी लेवल क्या होता है। जैसे ये एनर्जी गोइंग अप है, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये स्लाइटली थिक बनाया है, हालांकि ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, क्या ये n इक्वल टू किसी भी एटम का ये n इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल है। एग्जाम्पल के लिए सोडियम एटम ले लेता हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका, ऐसे इन जनरल 281। तो फर्स्ट लेवल की कैपेसिटी जितनी होती है, जितने ऑर्बिटल्स होता है, सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो ब्लू पैच देख रहे हो ना, ब्लू समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और ये जो रेक्टेंगल है वो कम s ऑर्बिटल है और वो पूरी तरह से भरा हुआ है। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड एटम की बात करता है। आइसोलेटेड एटम का मतलब तो समझते हो आप लोग, इसके आसपास कोई एटम ना हो, है ना, एकदम अकेला। उसको अगर हम उसकी एनर्जी लेवल देखते हैं तो वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी लेवल, है ना, एनर्जी लेवल विच इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो मैंने दिखाया। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड n इक्वल टू 2, जो सेकंड एनर्जी लेवल है वो भी 8 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है, जिसके अंदर s एंड p दोनों हैं। s ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड और p ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड। सो ऑल टुगेदर दिस एनर्जी लेवल इज also completely filled with electrons. Now let's talk about last इसका जो एनर्जी लेवल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं ना, है ना। तो ये जो वैलेंस शेल है, इसमें देखिए एक हल्का सा पैच है ब्लू कलर का और बाकी खाली है। तो ये जो पूरा का पूरा बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स इसकी पॉसिबिलिटी बताता है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते थे। बट ब्लू कलर ये बताता है कि मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ दिस एनर्जी लेवल is not occupied by, yeah, this shell is not completely occupied by electrons, as we can see that only one electron is there in the outermost orbit. So एक हल्का सा एक blue patch है which represents की presence of electron in this orbit. तो मोस्टली खाली है। ठीक है, क्या इसके बाद भी एनर्जी लेवल होगा? यस, इसके बाद भी एनर्जी लेवल होता है ना, जिसका एनर्जी लेवल जीरो होता है, एनर्जी जो होता है जीरो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर पार्ट ऑफ एटम्स। मतलब जैसे आप इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर देते हो, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यहीं जाता है इस दुनिया में। ये जो आपको एक स्लाइट ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है ये पैच, ये एक इमेजिनरी एनर्जी जोन है, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स चला जाए तो वो
it won't remain the part of the atom, है ना। इलेक्ट्रॉन जो इसका पार्ट है अभी सोडियम एटम का, अगर उससे जंप करके उसमें चला जाए, इस वाले में आ जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस एटम एनीमोर, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि वो फ्री हो गया, वो स्केप हो गया, है ना। जब एटम्स को आयनाइज करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंकते हैं या निकलते हैं, वो सपोज करो कि अब यहाँ चला है, ठीक है। तो ये हमारा एक आइसोलेटेड एटम की एनर्जी लेवल थी, जो कि वेल डिफाइंड है, और ग्रेजुअली गैप चेंज भी हो रहा है, कम हो रहा है ना। पहले गैप ज्यादा होता है और धीरे धीरे गैप कम होता है, ठीक है। देखो सेमीकंडक्टर से कोई लेना देना नहीं है सोडियम का, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। बट एक मैं सिर्फ एनर्जी लेवल को बताने के लिए, क्योंकि कम से कम शेल्स हैं और हमारा पर्पस भी पूरा हो रहा है, तो मैंने ऐसे सोडियम का एग्जांपल ले लिया। अब व्हाट इफ एटम इज नॉट आइसोलेटेड? ये तो एनर्जी लेवल हो गई जब एटम इज आइसोलेटेड, एकदम बढ़िया वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल है। अब अगर मैं सोडियम क्रिस्टल की बात करूं, है ना, जब सोडियम 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 का एक पैटर्न बना होता, तो उस क्रिस्टल में यू कांट हैव एन एटम विच कैन बी कॉल्ड आइसोलेटेड एटम। वहां तो कोई आइसोलेटेड एटम नहीं होता। फिर वहां की एनर्जी लेवल क्या होगा, वहां पे कैसे एनर्जी का फंडा होगा? तो बिफोर गोइंग अहेड, मैं वापस इस पे लौटना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो वैलेंस शेल है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाए, और जितना इजीली जाएगा, हम ये कह सकते हैं कि वो इजीली आयनाइजेबल है ना, इस केस में। चलिए वापस चलते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था कि अगर सोडियम क्रिस्टल की बात होती, तो सोडियम क्रिस्टल में ये एकदम वेल डिफाइंड टाइप जो आपने ये बनाया हुआ है, ये नहीं होता। क्या होता फिर? ठीक है। तो नेक्स्ट ये है कि एनर्जी लेवल ऑफ एटम्स इन सॉलिड्स, यानी कि मल्टी एटम्स सिस्टम में, यानी कि क्रिस्टल में बात करते हैं, है ना। हमने सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है, उसके अंदर क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स अरेंज्ड होते हैं एक पैटर्न में। तो अगर हम उसकी बात करें, तो उसमें क्या होगा, फिर से देखते हैं। वहां पे एनर्जी लेवल थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और हमारे आपके इमेजिनेशन से बहुत अलग ही होता है, तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है वो। बट हाँ, एक चीज आप समझ सकते हो बड़े आसानी से, कि जैसे एक एटम, मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है। अब इस एटम का एक एनर्जी लेवल है ये, दूसरा एनर्जी लेवल है ये। अब एक दूसरा एटम भी ला के रख देते हो, तो ये एनर्जी लेवल थोड़ा क्या होता है, जो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस की वजह से मॉडिफाई होते रहते हैं, है ना। तो मल्टी एटम सिस्टम के अंदर यू कांट हैव वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल। तो उसमें क्या होता है, देखिए, ये अब ये ग्राउंड सब का, जैसे मान लीजिए यू हैव टेकन n सोडियम एटम्स, कितने n सोडियम atoms, you have taken a piece of crystal in which there are n atoms, ठीक है। और सब एटम का अगर हम 1s की बात करें, तो 1s मतलब एक छोटे छोटे 1s क्या है, एक एटम का, जैसे आप ऐसा समझ लो कि अ, अ, एक छोटा पैकेट है, जिसमें जैसे छोटे बिस्किट का पैकेट है, वो बिस्किट का पैकेट इस साइज का है, ठीक है, और वो कंप्लीटली फिल्ड है। और इन सब को एक बड़े पैकेट में रखे हैं, जिसमें
10 ऐसे पैकेट आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने रख दिया, तो ये पूरा का पूरा पैकेट को क्या बोलेंगे, इस पूरे पैकेट को 25 उन छोटी छोटी चीजों को रख के पूरा फिल कर दिया। तो ये हम मान सकते हैं जो छोटा पैकेट है 1 एटम के लिए है, ठीक है, यानी कि 1s ऑर्बिटल फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड है। और ऐसे ऐसे इसमें सजा दिया भाई, इसको अरेंज कर दिया इस बॉक्स के अंदर, एक बड़ा बॉक्स बन गया क्योंकि मल्टी एटम हो गया, मल्टी एटम का फर्स्ट शेल है ना, बहुत सारे एटम्स के फर्स्ट शेल को एक साथ ओवरलैप करा दिया। तो ओवरलैप करने से पहले तो एक एटम के लिए एक लाइन बनती थी ऑलमोस्ट ऑर्बिट की एनर्जी लेवल की, लेकिन बहुत सारे एटम्स आ गए पास में, तो ये लाइन मॉडिफाई होता होता क्या बन जाएगा, एक बैंड बन जाएगा, है ना। तो जैसे कि ये बड़ा कार्टन हो गया ना, तो ये भी कंप्लीटली फिल्ड है क्योंकि इसमें जितने भी बॉक्सेस आपने डाले हैं सब कंप्लीटली फिल्ड है। तो ओवरऑल पूरा का पूरा जो बड़ा बॉक्स बनेगा वो भी क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो अभी आपने देखा था पिछले केस में कि एक छोड़ एकदम बिल्कुल थिन पैच था जो कि आइसोलेटेड एटम का फर्स्ट एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट कर रहा था, कंप्लीटली फिल्ड। अब यहाँ पे क्या हो गया, एन एटम्स आ गए, तो एन एटम्स के सारे फर्स्ट शेल एक दूसरे पे ओवरलैप करके उन्होंने फर्स्ट एनर्जी बैंड बना दिया। इसको क्या बोलेंगे, ये N1 क्या है, पहले N1 होता था ना फर्स्ट, अब इसको बोलेंगे एनर्जी लेवल ना बोल के क्या बोलेंगे, बैंड बोलेंगे, ठीक है। तो आइसोलेटेड एटम में हम एनर्जी लेवल बोलते हैं, शेल बोलते हैं, और जब मल्टी एटम सिस्टम होता है तो उसके अंदर बैंड टर्म यूज करते हैं क्योंकि सबकी एनर्जी लेवल इकट्ठी हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट का, जिसके अंदर फर्स्ट में सबके दो दो इलेक्ट्रॉन थे। तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n, है ना, क्योंकि एक सोडियम एटम का फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ऐसे n एटम्स आ गए, तो पूरा बैंड बन गया, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n है। तो जितना ये ब्लू पैच है ना, ये सब एटम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्लीटली फिल्ड है ये, ठीक है। उसके बाद ये सेकेंड शेल जो हमारा था, तो सेकेंड शेल के कॉरेस्पॉन्डिंग सबका सेकेंड शेल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप 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 होता होता क्या बन गया, एक सेकेंड एनर्जी बैंड बन, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, तो 2 थे फिर 8 थे, तो यहाँ पे 8n इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, 8n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद आता है जो वैलेंस शेल था, क्योंकि पहले ही एटम का वैलेंस शेल खाली था, कंप्लीटली फिल्ड नहीं था, तो बैंड भी बनेगा, तो उसमें क्या होगा, बैंड भी थोड़ा खाली होगा और थोड़ा भरा हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे ये खाली पार्ट है और ये भरा पार्ट है, तो इसका मतलब ये हमारा ये जो बैंड बना है कॉरस्पॉन्डिंग टू वैलेंस शेल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो खाली जगह थी बच्चों, जो मतलब जो कुछ भी नहीं था, वो भी एक बैंड बन जाएगा, जो आउटर स्पेस था एटम की। तो उसको हम लोग इमेजिन करो कि एक, जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे मान लीजिए किसी फ्लोर पे आप हैं और आपकी छत पे आप हो, और छत और एक ही पूरे आसपास में कोई और मकान नहीं है, और आप अकेले छत पे एक कोने तक, एक एज तक जा सकते हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आप स्टेप आउट करोगे तो आप सीधा गिरोगे। तो कहने का मतलब हुआ कि जब तक आपका घर है उसके बाद अगर आपने पैर रखा तो वही जोन है ना, मतलब एटम्स के बाहर का, जहाँ पे उस एटम का इन्फ्लुएंस नहीं होता बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ये एक वो भी बैंड बन गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो ये है वैलेंस शेल होता था, वो वैलेंस बैंड बन गया, और जो आउटर पार्ट था वो कंडक्शन बैंड बोलते हैं एक्चुअली इसको, तो कंडक्शन बैंड बन गया। तो यहाँ पे एनर्जी लेवल ऑफ मल्टी एटम सिस्टम के अंदर शेल टर्म को रिप्लेस कर देते हैं, एनर्जी लेवल को रिप्लेस कर देते हैं बैंड से, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस और कंडक्शन बैंड इज मोर अप्रोप्रिएट, तो कंडक्शन बैंड बनता है। अब सारी कहानी जो है ना कंडक्टिविटी की, इसी
वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की बात होगी। अब वो क्या है टर्म, देखिए ये जो आप देख रहे हो ना, एनर्जी गैप है ना, ईजी एनर्जी गैप, ये जो वैलेंस बैंड का जो टॉप पार्ट है ना, और कंडक्शन बैंड का जो लोएस्ट पार्ट है, उनके बीच का जो गैप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप। एंड दिस इज द फैक्टर which is going to decide whether the substance is conductor, semiconductor और insulator। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बैंड बनता है क्रिस्टल के अंदर, वो ये एनर्जी गैप विल डिसाइड। ठीक है, तो ये पहले से ऐसे प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हाँ हम लोग समझने के लिए इसको हमने ऐसे बना दिया, और उसका एक वैल्यू है जो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसमें सी की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे अब हम लोग सिर्फ बात करेंगे क्योंकि कंडक्टिविटी में इनका अब कोई रोल नहीं है। ये जो आप 8n इलेक्ट्रॉन्स वाला और 2n इलेक्ट्रॉन्स वाला, जैसे सोडियम की अगर हम बात करें, तो ये हमारे लिए मैटर नहीं करेंगे। सारी के सारी जो कंडक्टिविटी है या मतलब कंडक्टेंस वाली जो प्रॉपर्टी है, वो वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस या कंडक्शन बैंड के बीच की बात होगी, है ना। जैसे कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट पार्टिसिपेट करता है जनरली, उसी तरह से आप ये समझ लो कि इसके अंदर भी सिर्फ आउटर पार्ट और कंडक्शन पार्ट, जो कि कोई ऐसा एनर्जी लेवल नहीं है, वो एक आउटर एनर्जी लेवल है हम कह सकते हैं, उसके बीच की बात होगी। ठीक है, तो इसलिए वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो अब देखिए कंडक्टर के अंदर ऐसा क्या होता है कि उसे कंडक्टर बोलते हैं। ये जो हमारा एनर्जी गैप है, इसमें क्या रिलेशन होता है वो देखिए। देखिए कंडक्शन बैंड के अंदर ये जो कंडक्टर के अंदर कंडक्शन बैंड बिल्कुल वैलेंस बैंड पे ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, तो वो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई एनर्जी गैप रहती ही नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी गैप क्या होता है इसके अंदर, जीरो। दैट्स व्हाई वी कॉल सब्सटेंस इन विच कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप ईच अदर। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डजंट नीड एनी एनर्जी टू गो टू कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड। तो इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो ब्लू ब्लू सारे इलेक्ट्रॉन्स है, इसको यहाँ जाने में कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा एनर्जी की ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो इसीलिए कंडक्टिविटी बनी रहती है। ठीक है, कभी भी किसी भी नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन कैन जंप टू कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो ये हमारा कंडक्टर की स्टोरी है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे अगर हम कंडक्टर को डिफाइन करें, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर टॉप level of valence band and the lowest level of conduction band overlap each other. So there is zero energy gap between these two bands, and two or for any electrons which wants to go to conduction band through from valence band, it doesn't really require any energy, तो इसलिए वो कंडक्टर है। ठीक है ना, तो ये कंडक्टर की कहानी है। अब अगर हम बात करें कि एक इंसुलेटर क्या है, ठीक है, तो इंसुलेटर में यही वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या होगा, सेपरेशन। ये देखिए सेपरेशन बढ़ गया, फिर से दिखाता हूँ। देखो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में गैप काफी है, बढ़ गई। ठीक है, और ये गैप अगर हम डायमंड की बात करें, तो डायमंड में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक क्रिटिकल वैल्यू है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर कोई ज्यादा का गैप हो, एनर्जी गैप इजी इज मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो समझिए कि वो इंसुलेटर है। ठीक है, और
इसी तरह से अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में यही गैप वापस से रिड्यूस होके एक ना तो ओवरलैप कर रहा है ना ही बहुत दूर जा रहा है, और ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। ठीक है, तो 0 से ज्यादा और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, तो हम बोलेंगे कि इवन जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ठीक है, सिलिकॉन में 1 पॉइंट समथिंग का गैप होता है। एंड दीज आर ऑब्वियसली, तुम्हें पता ही है कि ग्रुप 14 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर नोन एज सेमी कंडक्टर। वो मेटोलाइट्स वाले उसमें आता है ना, बेल्ट में ना, कंडक्टर मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो जनरली पीरियोडिक टेबल में सेमी कंडक्टर्स भी वही मिलते हैं, वही होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्या समझ लिया कि जो सेमीकंडक्टर है इसमें कंडक्टिविटी, ये तो एनर्जी गैप है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो नहीं होगी ना, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। तो इसमें कंडक्टिविटी आखिर कैसे जनरेट होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन शो करता है अपनी, मतलब कैसे वैलेंस बैंड से निकलता है और कंडक्शन बैंड में जाता है। तो आपको हेडिंग से समझ आ रहा होगा कि थर्मल एजिटेशन रूम टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर की वजह से, उस टेम्परेचर से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चला जाता है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए हमारा कंडक्शन बैंड है और ये एनर्जी गैप है। इलेक्ट्रॉन देखिए जंप करके कहाँ चला गया, कंडक्शन बैंड में। तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी हमें रूम टेम्परेचर से मिल जाती है ना। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स, वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स ब्रदर, आई कैन से कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एजिटेशन की वजह से वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है ना, तो मतलब कुछ परसेंट की बात करो, परसेंट भी नहीं, पार्ट पर मिलियन की बात होती है इसमें, सम पीपीएम, है ना, जंप करके उसमें चला जाता है। तो इट्स नॉट लाइक दी कंडक्टर जिसके अंदर तो कभी भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाता है। बट समहाउ in case of semiconductor, somehow electrons manage to jump to conduction band। हाँ, और दूसरी बात है कि बहुत ही कम संख्या होती है इनकी, नंबर्स बहुत कम होते हैं जो जा पाते हैं। तो इसीलिए इनकी कंडक्टिविटी इज नॉट एज गुड एज द कंडक्टर, नॉट एज बैड एज इंसुलेटर। ठीक है, तो ये हम एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, एनर्जी लेवल के तरीके से हम इसे समझने की हमने कोशिश करी, तीनों में डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब आते हैं रियल सिनेरियो पे कि आखिर ये, जैसे देखिए ये आपको समझ आ गया, ये इस इलेक्ट्रॉन को बोलते क्या है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, एक तरह से क्या हो गया, हम कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन है या कंडक्टिंग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, है ना, एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ से अपने एटम वाले जोन से निकल गया, इधर चला गया। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से जंप करके दूसरी जगह जाता है तो पीछे क्या छोड़ के जाता है भाई, जहां से गया होगा वो भी तो कुछ होगा। तो ये जो जगह अपनी जगह छोड़ी है इसको क्या बोलते हैं, होल्स। एंड होल्स आर डिनोटेड बाई H एंड इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाई E। तो E आर नेगेटिव चार्ज कैरियर और होल्स को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर। ठीक है, एंड अनलाइक कंडक्टर, in case of conductor only particle, only charge uh, which is responsible for the conductivity is electron. Electron is the main reason, yeah, due to electron only conductivity is possible in case of conductor. But here in case of semiconductor, electrons and holes both are equally responsible, almost equal इनकी responsibility है इसके अंदर कंडक्टिविटी को बनाने के लिए, या कंडक्टिविटी से कैरेक्टरिस्टिक को लाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि कंडक्टर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स तो दोनों एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के अपोजिट है, एक नेगेटिवली चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज है। देखिए ये बात तो ठीक है, मतलब आप सोच रहे होगे कि यार आप कह रहे हो कि दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं
electrons is a small particle, it can move anywhere, any part of the crystal. बट होल्स तो एक साइट है, होल्स एक्चुअली क्या है, एक साइट है, एक जगह है। जस्ट लाइक कि अगर आपने कहीं पे कुआं खोद दिया, मिट्टी निकाल दी, तो वहां पे एक गड्ढा बन जाता। तो उस मिट्टी को, जो आपने मिट्टी निकाली है, वो तो कहीं भी आप अर्थ सरफेस पे कहीं भी जाके थ्रो कर दो, लेकिन गड्ढे को तो आप कोई किसी भी मशीन से, किसी भी चीज से आप उसको नहीं उठा के ले जा सकते, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसी से मैं इसको एनालॉग करता हूँ कि जो मिट्टी है, जो जगह खोद के डिग करके जो मिट्टी आपने निकाली है, इट कैन बी एनालॉग विद इलेक्ट्रॉन्स। और जो वहाँ पे स्पेस, जो वैक्यूम बन गया, जो एक कैविटी बन गई, वो क्या है, होल्स हैं। ठीक है, तो होल्स कैन नॉट बी मूव्ड, बट देखिए लिटरली तो ये मूव नहीं कर सकता, बट इसको हम लोग कंसेप्चुअली मूव करा सकते हैं। जैसे कैसे, मान लीजिए ये एक सड़क है भाई, एक ग्राउंड है, और यहाँ पे एक आपने क्या कर दिया, गड्ढा बनाया, गड्ढा बनाया तो मिट्टी भी होगी। तो अब इसको, नहीं नहीं, गड्ढा बनाया और मिट्टी कहीं फेंक दिया आपने। अब ये आप चाहते हो कि ये जो गड्ढा है वो आगे की तरफ मूव करे, है ना। तो क्या करेंगे, उसका एक ही तरीका है कि यहाँ पे एक गड्ढा आ, एक वो करिए और इसकी मिट्टी निकाल के इसमें डाल दीजिए, तो ये खत्म, है ना। ये गड्ढा यहाँ आ गया इस तरह से। फिर यहाँ पे गड्ढा करिए, यहाँ पे मिट्टी डाल के इसको भर दीजिए, इसी की मिट्टी से यहाँ गड्ढा। तो आप देख रहे हो कि ये ऐसे लग रहा है कि होल्स मूव कर रहा है, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक में हम लोग करते थे ना, क्या, शिफ्टिंग, है ना। रीअरेंजमेंट रिएक्शन के अंदर पॉजिटिव जो कटायन है, पॉजिटिविटी है, वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाती है। जस्ट लाइक दैट हम होल्स की मूवमेंट को रिलेटिव उसमें देखते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो हमने ये देख लिया कि दो रीजन है, मतलब दो इसके अंदर करेक्टर हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है होल, दोनों कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल वो है। ठीक है जी। तो और इनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये बेसिकली ना, अब आपको ये समझ आएगा कि जो बैंड है, अभी तक आपको पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं मानता हूँ। अब आगे थोड़ा देखिए, तो मैं सिर्फ एनर्जी को कंटिन्यू कर दी मैंने, एनर्जी बैंड थ्योरी के हिसाब से ये क्या हो रहा था, बट अब इसको जरा ध्यान से देखिए आगे। अब ये इसको ना, अब क्योंकि हम लोग बात करें क्रिस्टल लेवल पे, जिसके अंदर बॉन्डिंग बनी होगी, मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं सारे वो, और इनके बॉन्ड को हम मान के चलते हैं। आपको पता ही है कि बॉन्ड बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस इलेक्ट्रॉन की है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। बट इन केस ऑफ हम बैंड बोले, तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैलेंस बैंड है, उसमें उनके इलेक्ट्रॉन्स मिलके आपस में बॉन्ड बनाते होंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि ऑल कोवेलेंटली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जो बॉन्ड बनाने में क्रिस्टल जब फॉर्म हो रहा होता है, तो जब अभी मैं आगे दिखाऊंगा कि वो कैसे बन रहे होते हैं, तो उसमें जितने भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी लेवल है, हम वैलेंस बैंड के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे इंट्रिंसिक, अब सेमीकंडक्टर को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, इंट्रिंसिक का मतलब ही होता है कि प्योर, मतलब कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स उसके अंदर नहीं है, तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन का एग्जांपल है, तो सिलिकॉन का एक एटम आपने लिया, आपको पता है कि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 14 है ना। और इसको ब्रेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं। तो 4 के केस में तो ऐसा हो जाता है ना कि लें कि दें, लाइक इसको रिमूव, इसके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना आसान है कि एक्सेप्ट करना। तो दिस द परफेक्ट नंबर वेयर वी कैन थिंक ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो परफेक्ट सिचुएशन होता है जब 4 एटम होते हैं ना आउटर मोस्ट में, तो आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हो।
तो जस्ट एक एग्जांपल ऑफ सिलिकन, सिलिकन के कैसे बनते होंगे वो। सिलिकन का एक एटम होता है, उसके चारों तरफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मैंने ऐसे दिखाया, 1 2 3 4, ठीक है। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड बना सकते हो कोवलेंट, 4 अलग अलग इस तरह से एटम के साथ, ठीक है। तो एक ऐसे क्या बनता रहेगा, एक नेटवर्क बनेगा, है ना, और ये क्रिस्टल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब ये देखिए, अभी इनको और लंबा करो और करो, तो ये ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट उसमें आपको एक नेटवर्क बनेगा। ये तो सिर्फ एक प्लेन पे हुआ, आप 3D में भी इमेजिन कर सकते हो, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, इस तरह से बहुत ही जबरदस्त, है ना, बहुत ही डेंस, और वो इस तरह का नेटवर्क इनका होता है। तो बेसिकली आप जितने बॉन्ड देख रहे हो ना बच्चों इसके अंदर, आप जितने कंडक्शन जो है इसके अंदर, हम कैसे देखते हैं, मैं एक छोटे से इसके पार्ट को मैंने कंसिडर किया है। आप ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे किसी भी बॉन्ड के अंदर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कंसिडर किए जाएंगे बच्चों, बताओ, मैंने बताया था। ये मान लेते हैं कि ये वैलेंस बैंड, इनकी एनर्जी लेवल, लेवल के हिसाब से बात करें, इनकी एनर्जी के हिसाब से बात करें, तो दे आर इन वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड के अंदर। अब क्या होता है कि जब थर्मल रेडिएशन इन पे फॉल करता है ना, तो फोटोन फॉल करता है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है। और बॉन्ड टूटने के बाद, है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इधर कहीं आ जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों, देखो बच्चों, ये जो खाली जगह है ना, ये सब, ये जो देख रहे हो ना स्पेस, ये क्या है, यही है वैलेंस बैंड। क्या है बच्चों, ये समझिए, यही वैलेंस बैंड है। जितनी खाली जगह है, ये वो रीजन है जहाँ पे इस सिलिकॉन का इन्फ्लुएंस नहीं है। इस सिलिकॉन का इन्फ्लुएंस अगर देखें तो इस 4 और ज्यादा ज्यादा ये 8 एटम्स पे है ना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है तो इस पे भी होगी, बट इसके बियॉन्ड नहीं है। तो जो सिलिकॉन यहाँ से निकल के इन जोन में आ जाता है, जो वॉइड्स में आ जाता है, वो समझ लीजिए कि कंडक्शन बैंड में चला गया। तो आपको करना क्या होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के इस जोन में डालना होता है। तो आप समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन अब कंडक्टिविटी करी वो बन जाएगा, सोर्स बन जाएगा, है ना। तो कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये। तो यही बॉन्ड एनर्जी, आपको पता ही है बॉन्ड एनर्जी, रिसेंटली आपने पढ़ा है कि बॉन्ड एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। तो वो हमें रूम टेम्परेचर, थर्मल एजिटेशन समझते हो कि वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके जो बॉन्ड है वो ऑसिलेट करने लग जाता है जोर जोर से, और इस तरह से फाइनली वो टूट जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन्स, जैसे मैंने भी एनर्जी लेवल में पीछे बताया था कि वो जंप टू कंडक्शन बैंड में चला गया, तो यही प्रोसेस होता है, जब वो एनर्जी गेन करता है बॉन्ड टूटता है और ये जंप टू कंडक्शन बैंड में चला गया। तो यहाँ से निकल के वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में चला जाता, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से 2 चीजें क्रिएट हो गई। यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, जहां से इलेक्ट्रॉन किया वहां पे क्या क्रिएट हो गया बच्चों, होल्स। तो इस सिलिकॉन पे, जैसे मान लो इस सिलिकॉन से निकलता है, तो इस पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन था और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, इसके बाउंड्री से चला गया, तो इस पे नेट पॉजिटिव आ गया। तो दिस दिस इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज, है ना, एक्वायर्ड बाय एनी सिलिकॉन एटम ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके ऑर्बिट से निकल जाता है, इसके बैंड से निकल जाता है, तो इसके ऊपर नेट पॉजिटिव, तो ये इसी इसी नेट पॉजिटिव चार्ज को हम होल्स कह सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर से। लेकिन आपको अभी ये समझ आ रहा होगा सर, ये बात तो समझ आ रही है कि इलेक्ट्रॉन्स